हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का जीडीसी जीआईसी मॉक टेस्ट में। ये सोशियोलॉजी का मॉक टेस्ट है जिसमें हम 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल पर काफ़ी आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे सोशियोलॉजी से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये क्लास डेली 9 PM पर होती है जिसमें हम 25 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज मॉक टेस्ट है इसलिए मैं 50 क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, मैं पिन कर दूंगी, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पूंजी के 3 प्रकार है। कौन कौन से 3 प्रकार है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए मूर्त वस्तुनिष्ठ संस्थागत, ऑप्शन बी भौतिक अभौतिक मूर्त, ऑप्शन सी है शिक्षा फैशन परंपरा और ऑप्शन डी है अस्थिर आभासी और निश्चित। तो बताइए सांस्कृतिक पूंजी के कल्चरल कैपिटल के 3 टाइप्स कौन कौन से हैं और कल्चरल कैपिटल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग ये भी बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, इम्बॉडीड ऑब्जेक्टिफाइड और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। मूर्त वस्तुनिष्ठ और संस्थागत, ये क्या 3 प्रकार के सांस्कृतिक पूंजी बताई थी पियरे बोर्दू ने। किसने बताई थी? पियरे बोर्दू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर शायद नहीं पढ़े हैं, मैं क्वेश्चन नंबर डालती जाती हूँ। समूह संघर्ष सिद्धांत किस समाजशास्त्री से संबंधित है? ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी किसने दिया है आपको ये बताना है। ऑप्शन 1 है कार्ल मैनहीम, ऑप्शन बी है लुडविग गुम्प्लोविस, ऑप्शन सी है ग्रेबियार टार्डी और ऑप्शन डी है जॉर्ज गुरविच। तो बताइए समूह संघर्ष सिद्धांत किसने दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, लुडविग गुम्प्लोविच। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन हैबिटस और फील्ड से जुड़ा है? ऑप्शन 1 है पियरे बुर्दी, ऑप्शन बी है इमैनुअल वॉलस्टीन, ऑप्शन सी है एंथोनी गिडेंस और ऑप्शन डी है पीटर एम ब्लाउ। तो बताइए हैबिटस और फील्ड थ्योरी को किसने यूज किया था अपने सिद्धांत में। तो इसका यूज किया था पियरे बोर्दो ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट का है, संस्कृति के गैर भौतिक पहलू संस्कृति के भौतिक पहलुओं की तुलना में तेजी से बदलते हैं। कारण दिया, संस्कृति के भौतिक और गैर भौतिक पहलुओं में बदलाव की दर में अंतर को सांस्कृतिक अंतराल मतलब कल्चरल लैग कहा जाता है। ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है लेकिन आर गलत है और ऑप्शन डी है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो बताइए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं इसको एक बार रीचेक कर लूंगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। जो पहला स्टेटमेंट दिया है संस्कृति के गैर भौतिक पहलू मतलब जो नॉन मटेरियल कल्चर होता है वो मटेरियल कल्चर से तेजी से बढ़ता है, ये स्टेटमेंट गलत दी है। दूसरी स्टेटमेंट दी है संस्कृति के भौतिक और गैर भौतिक पहलुओं में बदलाव, जो उनके बीच अंतराल आता है, गैप आता है, उसे हम कल्चरल लैग के नाम से जानते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? इसका कॉन्सेप्ट दिया था ऑकबॉर्न ने। किसने दिया था? ऑकबॉर्न ने। इनकी पुस्तक है सोशल चेंज। इस पुस्तक में इन्होंने बताया था इस कॉन्सेप्ट के बारे में, मटेरियल और नॉन मटेरियल के बारे में। 1922 में ये पुस्तक आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानवतावादी समाजशास्त्र किस समाजशास्त्री से संबंधित है? ह्यूमनिस्टिक सोशियोलॉजी आपको बताना है किस सिद्धांतकार से रिलेट करता है। ऑप्शन 1 है फ्लोरियन जेनेन्की, ऑप्शन बी है जॉर्ज कुले, ऑप्शन सी है विलियम एफ फॉगमैन और ऑप्शन डी है एवरेट ह्यूज। तो बताइए ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया था वो फ्लोरियन जेनेन्की ने दिया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनुकरण के नियम द लॉ ऑफ इमिटेशन किसने लिखी है? ऑप्शन 1 है इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन बी है ग्रेवियर टार्डे, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर और ऑप्शन डी है हर्बर्ट ब्लूमर। तो बताइए द लॉ ऑफ इमिटेशन का कॉन्सेप्ट इनमें से किसने दिया था।
तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था ग्रेवियर टार्डे ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है, मतलब आपको बताना है कौन सा गैर संभवता सैम्पलिंग मेथड है। ऑप्शन वन है जजमेंटल सैम्पलिंग, ऑप्शन बी है स्नोबॉल सैम्पलिंग, ऑप्शन सी है कन्वीनियंट सैम्पलिंग और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बताइए इनमें से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। जो जजमेंटल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग और कन्वीनियंट सैम्पलिंग, ये तीनों क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्पणात्मक आत्म की अवधारणा किस पुस्तक में वर्णित है। लुकिंग ग्लास सेल्फ, आपको बताना है किस पुस्तक में ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। ऑप्शन ए सामाजिक परिवर्तन, ऑप्शन डी मानव प्रकृति और सामाजिक व्यवस्था, ऑप्शन सी विचारधारा और यूटोपिया और ऑप्शन डी समाजशास्त्री दृष्टि। और बताइए लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी किसने दिया था। तो ये जो थ्योरी दिया था वो दिया था C.H. कुले ने। किसने दिया था, C.H. कुले ने। इनकी पुस्तक है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। इस पुस्तक में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, मानव प्रकृति और सामाजिक व्यवस्था, जिसे इंग्लिश में हम ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोर देश का उदाहरण है। ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो बताइए कोर देश का इनमें से कौन सा उदाहरण है। तो इसका उदाहरण है आपका USA, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हिंदी में ऊपर है, ये इंग्लिश में नीचे है, आप दोनों दिखा दूंगी मैं आपको। अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति ने भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। सांप्रदायिक राजनीति भारत में धर्मों के बीच सद्भाव को बाधा डाल रही है। ऑप्शन ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या, ऑप्शन बी ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है और ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। बाकी आप इंग्लिश में ये क्वेश्चन देख सकते हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ए आर दोनों सही है पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति ने भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट है सांप्रदायिक राजनीति भारत में धर्मों के बीच सद्भाव को बढ़ावा डाल रही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धार्मिक व्यक्ति का नए धर्म की मान्यताओं और रीति रिवाजों को अपनाना किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए प्रत्याशित समाजीकरण का, ऑप्शन बी पुनर्समाजीकरण का, ऑप्शन सी प्राथमिक समाजीकरण का और ऑप्शन डी विसमाजीकरण का। तो बताइए एक धार्मिक व्यक्ति जब नए धर्मों की मान्यताओं और रीति रिवाजों को अपनाता है तो वो किसका उदाहरण कहलाएगा। तो ये रीसोशलाइजेशन कहलाएगा, पुनर्समाजीकरण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वंदना शिवा का संबंध मुख्यतः किस अवधारणा से है। ऑप्शन ए विकास नारीवाद डेवलपमेंट फेमिनिज्म से, ऑप्शन बी पारिस्थितिकी नारीवाद इको फेमिनिज्म से, ऑप्शन सी उदार नारीवाद लिबरल फेमिनिज्म से और ऑप्शन डी उत्तर आधुनिक नारीवाद पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म से। तो बताइए वंदना शिवा किससे रिलेट करती है। तो ये पर्यावरण विद थी, इको फेमिनिज्म। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में 1919 में शुरू हुए सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड कौन थे। ऑप्शन ए पैट्रिक गिट्स है, ऑप्शन बी है BN सील थे, ऑप्शन सी है GS घुरे से और ऑप्शन डी है ऊपर में से कोई नहीं। तो बताइए कौन थे बॉम्बे यूनिवर्सिटी के 1919 में हेड। तो ये थे पैट्रिक गिट्स, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और GS घुरे कब थे, GS घुरे 1924 में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पिट्रिम ए सोरोकिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का आधार क्या है? ऑप्शन ए आर्थिक संरचना है, ऑप्शन बी सांस्कृतिक मानसिकता है, ऑप्शन सी राजनीतिक शक्ति है और ऑप्शन डी प्रौद्योगिकी है। तो बताइए क्या है पिट्री में सोरोकिन के आधार सोशल चेंज का पेस? तो ये है सांस्कृतिक मानसिकता, कल्चरल मेंटेलिटी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विल्फ्रेड पेरेटो का सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स मतलब अभिजात वर्ग का परिभ्रमण की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन वन क्लास स्ट्रगल से, वर्ग संघर्ष से, ऑप्शन बी अभिजात वर्ग के परिवर्तन से, इलीट रिप्लेसमेंट से, ऑप्शन सी सोशल मोबिलिटी से, सामाजिक गतिशीलता से और ऑप्शन डी ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही से। तो बताइए किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अभिजात वर्ग के परिवर्तन से, इलीट रिप्लेसमेंट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वंदना शिवा की पुस्तक स्टेइंग अलाइव का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन ए औद्योगिक विकास है, ऑप्शन बी है महिलाओं और पर्यावरण का संबंध है, ऑप्शन सी है वैश्वीकरण है और ऑप्शन डी है शहरीकरण है। तो बताइए वंदना शिवा की पुस्तक है स्टेइंग अलाइव, इसका मुख्य विषय टॉपिक क्या है? तो इसका टॉपिक है महिलाओं और पर्यावरण का संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन वुमेन एंड एनवायरमेंट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमेल के अनुसार समाजशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? मेन सब्जेक्ट क्या होता है समाजशास्त्र का, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए सामाजिक संस्थाएं, सोशल इंस्टीट्यूशन है, ऑप्शन बी सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य है, ऑप्शन सी सोशल इंटरेक्शन फॉर्म, सामाजिक अंतरक्रिया के रूप है और ऑप्शन डी इकोनॉमिक रिलेशन, आर्थिक संबंध है। तो बताइए क्या है समाजशास्त्र का मुख्य विषय सिमेल के अनुसार? तो इनके अनुसार है सोशल इंटरेक्शन फॉर्म, सामाजिक अंतरक्रिया के रूप। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्फ्रेड शूट्स किस समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से संबंधित है? ऑप्शन ए स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ऑप्शन बी फिनोमेनोलॉजी, ऑप्शन सी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी और ऑप्शन डी पॉजिटिविज्म। तो बताइए किस सिद्धांत से संबंधित है अल्फ्रेड शूट्स? तो ये संबंधित है फिनोमेनोलॉजी, प्रघटना विज्ञान। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसे हिंदी में हम कहते हैं प्रघटना विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन, प्रच्छन्न और अप्रच्छन्न प्रकार की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए टॉल्कर पार्सन, ऑप्शन बी है इमानुएल दुर्कheim, ऑप्शन सी है रॉबर्ट के मर्टन और ऑप्शन फोर है मैक्स वेबर। तो बताइए मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन की बात इनमें से कौन करते हैं? तो ये करते हैं आपके रॉबर्ट के मर्टन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लुम्प्लोविच के अनुसार सामाजिक संघर्ष का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन ए वर्ग संघर्ष, ऑप्शन बी है जातीय एवं नस्लीय समूह संघर्ष, ऑप्शन सी आर्थिक असमानता और ऑप्शन डी है सांस्कृतिक संघर्ष। तो बताइए सामाजिक संघर्ष का मुख्य आधार गुम्प्लोविच के अनुसार क्या है? तो ये है जातीय एवं नस्लीय समूह संघर्ष, रेशियल एंड एथनिक ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेबियल टार्डे के अनुसार समाज किस पर आधारित होता है? ऑप्शन ए सामाजिक तथ्य पर, ऑप्शन बी है अनुकरण पर, ऑप्शन सी है सामूहिक चेतना पर और ऑप्शन डी है श्रम विभाजन पर। तो बताइए ग्रेबियल टार्डे के अनुसार समाज किस पर आधारित होता है? तो अभी हमने पढ़ा लॉ ऑफ इमिटेशन का सिद्धांत दिया था ग्रेबियल टार्डे ने, तो ये इमिटेशन पर आधारित होता है, अनुकरण पर। ऑप्शन बी राइट आंसर है। बाकी जो कॉन्सेप्ट दिए हैं सामाजिक तत्व, सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, श्रम विभाजन, ये सभी दुर्खिम के कॉन्सेप्ट हैं। किसके कॉन्सेप्ट है? दुर्खिम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेनेन्की किस पद्धति के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सांख्यिकी पद्धति, ऑप्शन बी ऐतिहासिक पद्धति, ऑप्शन सी मानवतावादी पद्धति और ऑप्शन डी तुलनात्मक पद्धति। तो बताइए किससे संबंधित है जेनेन्की? तो ये मानवतावादी पद्धति, ह्यूमनिस्टिक मेथड से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार्ल्स कूले की अवधारणा लुकिंग ग्लास सेल्फ
का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जैविक आत्म है, ऑप्शन बी है सामाजिक अंतरक्रिया में निर्मित आत्म है, ऑप्शन सी है आर्थिक आत्म है और ऑप्शन डी है सांस्कृतिक आत्म है। तो बताइए क्या मतलब है लुकिंग ग्लास सेल्फ का? तो इसका मतलब है सामाजिक अंतरक्रिया से निर्मित आत्म, सेल्फ फॉर्म थ्रू सोशल इंटरेक्शन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेट्रिशिया ओबराय का मुख्य अध्ययन क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए वर्ग संघर्ष, ऑप्शन बी है परिवार विवाह और लैंगिकता, ऑप्शन सी है औद्योगिक समाज और ऑप्शन डी है राजनीतिक समाज। तो बताइए पेट्रिशिया ओबराय का मुख्य अध्ययन क्षेत्र क्या है इनमें से? तो इनका अध्ययन क्षेत्र है फैमिली, मैरिज एंड सेक्सुअलिटी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, परिवार विवाह और लैंगिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विलियम एफ ऑकबर्न कल्चर लैग की अवधारणा मतलब सांस्कृतिक अंतराल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सामाजिक परिवर्तन की धीमी गति से, ऑप्शन बी है भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच अंतर से, ऑप्शन सी है वर्ग असमानता से और ऑप्शन डी है सांस्कृतिक प्रसार से। तो बताइए किससे संबंधित है? ये संबंधित है भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच अंतर, गैप बिटवीन मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्ल मैनहीम का ज्ञान का समाजशास्त्र किस पर केंद्रित है? ऑप्शन ए वैज्ञानिक ज्ञान पर, ऑप्शन बी है ज्ञान की सामाजिक स्थिति पर, ऑप्शन सी है धार्मिक ज्ञान पर और ऑप्शन डी है तकनीकी ज्ञान पर। तो बताइए कार्ल मैनहीम का जो सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज है वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है सोशल लोकेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान की सामाजिक स्थिति पर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरविच ने किस प्रकार के समाजशास्त्र पर बल दिया था? ऑप्शन ए है एक कारक समाज, मोनोफैक्टर सोशियोलॉजी, ऑप्शन बी है जैविक समाजशास्त्र, बायोलॉजिकल सोशियोलॉजी, ऑप्शन सी है बहुआयामी समाजशास्त्र, मल्टी डायमेंशनल सोशियोलॉजी और ऑप्शन डी यांत्रिक समाजशास्त्र, मैकेनिकल सोशियोलॉजी। तो बताइए गुरविच ने किस प्रकार के समाजशास्त्र पर बल दिया था? तो इसको जो राइट आंसर है वो है बहुआयामी समाजशास्त्र, मल्टी डायमेंशनल सोसाइटी सोशियोलॉजी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरेट ह्यूग का डर्टी वर्क किससे संबंधित है? ऑप्शन ए श्रमिक वर्ग से, ऑप्शन बी कलंकित व्यवसाय से, ऑप्शन सी सामाजिक विचलन से और ऑप्शन डी अपराध से। तो बताइए एवरेट ह्यूग ने डर्टी वर्क काम किया है उस वो किससे संबंधित है? तो वो स्टिग्माइज्ड ऑक्यूपेशन संबंधित है, कलंकित व्यवसाय से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म शब्द किसने दिया है? ऑप्शन ए जॉर्ज एच मीड ने, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर ने, ऑप्शन सी है हर्बर्ट ब्लूमर ने और ऑप्शन डी है इरविंग गॉफमैन ने। तो बताइए सोशल इंटरेक्शनिज्म शब्द को क्वाइन किसने किया था? तो इसको क्वाइन किया था हर्बर्ट ब्लूमर ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगर पूछे कि इसके फादर कौन है, क्या फादर पूछेगा तो फादर है आपके जी एच मीड, फादर हो गए या फाउंडर, ये दोनों ही आपके जी एच मीड है। और क्वाइन किसने किया था प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द को? तो ये किया था हर्बर्ट ब्लूमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्स्टन वेवलेन कंसिप्शियस कंजप्शन का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए आवश्यक उपभोग, ऑप्शन बी सामूहिक उपभोग, ऑप्शन सी है सामाजिक प्रतिष्ठा दिखाने हेतु उपभोग और ऑप्शन डी है उत्पादन हेतु उपभोग। तो बताइए थर्स्टन वेवलेन का जो कॉन्सेप्ट है कंसिप्शियस कंजप्शन, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सामाजिक प्रतिष्ठा दिखाने हेतु उपभोग, कंजप्शन टू डिस्प्ले सोशल स्टेटस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक समय की बहुलता मल्टीसिपिटी ऑफ सोशल टाइम, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सोशल टाइम की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए कार्ल मैनहीम, ऑप्शन बी है जॉर्ज गुरविच, ऑप्शन सी है हर्बर्ट ब्लूमर और ऑप्शन डी है गेब्रियल टार्डी। तो बताइए मल्टीप्लिसिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया है वो दिया है जॉर्ज गुरविच ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अवकाश वर्ग का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास, किसने दिया है? ऑप्शन 1 है विलियम मॉकबर्न ने, ऑप्शन बी है थर्स्टन वेबर ने, ऑप्शन सी है कार्ल मैनहीम ने और ऑप्शन डी है एवरेट ह्यूज ने। तो बताइए ये सिद्धांत किसने दिया है? ये जो सिद्धांत दिया है वो थर्स्टन वेबर ने दिया है। इसे हम दिखावे का उपभोग कहते हैं। व्यक्ति दूसरे को अपना प्रतिष्ठा दिखाने के लिए अधिक मात्रा में खर्च करता है। ये होता है, क्या होता है? थर्स्टन वेबर का है लेजर क्लास थ्योरी। इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपना दिखावा देता है। जैसे आजकल शादियां हो रही हैं जिसमें काफी पैसे खर्च किए जाते हैं, उससे क्या अपनी मान प्रतिष्ठा ही तो दिखाई जाती है कि मेरे पास इतना पैसे हैं, इतना मेरे मैं कर सकता हूँ, समाज में मेरी इतनी प्रतिष्ठा है। तो एक प्रकार का ये फालतू ही व्यय होता है, पर लोग करते हैं। पर बहुत से लोग होते हैं अपने इंटरेस्ट से करते हैं, तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ फालतू होता है। मतलब एक होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो एक तरीके का ये दिखावा होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु रोट द बुक सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म? सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म बुक किसने लिखी है? ऑप्शन ए जॉर्ज एच मीड ने, ऑप्शन बी इरविंग गॉफमैन ने, ऑप्शन सी है हर्बर्ट ब्लूमर ने और ऑप्शन डी है मैक्स वेबर ने। तो बताइए ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है आपके हर्बर्ट ब्लूमर ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विचारधारा और यूटोपिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 है जॉर्ज गुडविच, ऑप्शन बी है कार्ल मैनहीम, ऑप्शन सी है गैब्रियल टार्डी और ऑप्शन डी है फ्लोरियन जेनेन्की। तो बताइए आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया ये इनमें से किसकी पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है वो है कार्ल मैनहीम की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतत विकास की सर्वाधिक प्रचलित परिभाषा किस रिपोर्ट में दी गई है? ऑप्शन में क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट, ऑप्शन बी है ब्रुटलैंड रिपोर्ट, ऑप्शन सी है मानव विकास रिपोर्ट और ऑप्शन डी है पृथ्वी शिखर सम्मेलन रिपोर्ट। तो बताइए किस रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का परिभाषा दी हुई है, डिफिनेशन? तो ये दी है ब्रुटलैंड रिपोर्ट में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये कब आई थी? ये रिपोर्ट आई थी 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीन स्तंभ सिद्धांत ट्रिपल बॉटम लाइन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था समाज पर्यावरण से, ऑप्शन बी कृषि उद्योग सेवा से, ऑप्शन सी शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार से और ऑप्शन डी विकास वृद्धि और आधुनिकीकरण से। बताइए ट्रिपल बॉटम लाइन ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अर्थव्यवस्था समाज और पर्यावरण, इकोनॉमी सोसाइटी एंड एनवायरमेंट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरणीय समाजशास्त्र इन्वायरमेंटल सोशोलॉजी का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन ए मानव प्रकृति संबंध, ऑप्शन बी केवल प्रदूषण, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन और ऑप्शन डी औद्योगिक विकास। तो बताइए पर्यावरणीय समाजशास्त्र से क्या अर्थ है, इसका आप क्या मतलब निकालते हैं? इन्वायरमेंटल सोशोलॉजी, तो इसमें हम मानव और प्रकृति संबंध का अध्ययन करते हैं। व्यक्ति और प्रकृति का क्या संबंध है, क्या ऐसा रिलेशन है, इसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहस्ताब्दी विकास पर एमडीजी किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1995 में, ऑप्शन बी है 2000 में, ऑप्शन सी है 2005 में और ऑप्शन डी है 2015 में। तो बताइए कब लागू हुआ था एमडीजी? तो ये लागू हुआ था सन 2000 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 2000 से कितना तक? 2015 तक। उसके बाद आपका आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजी, इसका लक्ष्य है 2015 से 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहस्ताब्दी विकास लक्ष्यों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 17। तो बताइए एमडीजी का कितना लक्ष्य रखा गया है?
तो इसके 8 लक्ष्य रखे गए हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मैं अलग से एसडीजी और एमडीजी का वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 10 मिनट की वीडियो रहेगी, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहस्त्राब्दी विकास सूचकांक एमडीजी मुख्यतः किसके आकलन हेतु प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आर्थिक असमानता के, ऑप्शन बी देशों की एमडीजी प्रगति के, ऑप्शन सी पर्यावरण प्रदूषण स्तर के, और ऑप्शन डी औद्योगिक उत्पादन के। तो बताइए एमडीजी का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्यों इसे लाया गया था? तो इसके जितने लक्ष्य रखे गए थे, 8 लक्ष्य रखे गए थे, देशों ने उसे कितना प्राप्त किया है उसकी प्रगति को जांचने के लिए एमडीजी का आकलन किया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देशों की एमडीजीज प्रगति, प्रोग्रेस ऑफ कंट्रीज टुवर्ड एमडीजीज। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिल्विया बॉल्वी के अनुसार पितृसत्ता के कितने प्रमुख संरचनात्मक क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 7। तो बताइए कितने हैं पितृसत्ता के प्रकार, और साथ में अगर आपको नाम पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में नाम भी आप लोग लिख के बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 6 है। कौन कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ। पहला इन्होंने बताया था पेड वर्कर, पेड वर्क, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया था हाउस वर्क, तीसरा इन्होंने बताया था सेक्सुअलिटी, चौथा इन्होंने बताया था कल्चर, पांचवा इन्होंने बताया था वायलेंस, और छठा इन्होंने बताया था द स्टेट। ये 6 प्रकार के टाइप की बात सिल्विया बॉल्वी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांस्कृतिक विलंब की अवधारणा किसने दी है? कल्चरल लैग। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है तो आपको क्लियर होगा। ऑप्शन ए कार्ल मैनहीम, ऑप्शन बी है थर्स्टन वेबलन, ऑप्शन सी है डब्ल्यू एफ बॉर्गमन, और ऑप्शन डी है हर्बर्ट ब्लूमर। तो बताइए कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये दिया था विलियम एफ ऑगबर्न ने। इनकी पुस्तक है सोशल चेंज, जो 1922 में आई थी, उसी में इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल आर्थिक विकास करना, ऑप्शन बी है वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति बिना भविष्य को नुकसान पहुंचाए, ऑप्शन सी है औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, और ऑप्शन डी है शहरीकरण को बढ़ावा देना। तो बताइए सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति बिना भविष्य को नुकसान पहुंचाए, मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग फ्यूचर नीड्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्स वेबर के अनुसार वैधता का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन ए बल प्रयोग, ऑप्शन बी है अधीनस्थों की मान्यता, ऑप्शन सी है लीगल दंड, और ऑप्शन डी है आर्थिक नियंत्रण, कानूनी दंड, और ऑप्शन डी है आर्थिक नियंत्रण। तो बताइए वैधता का क्या मतलब होता है मैक्स वेबर के अनुसार? अधीनस्थों की मान्यता, बिलीफ ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमानुएल दुर्कheim के अनुसार सामाजिक तत्व की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए बाह्य और बाध्यकारी, ऑप्शन बी है सामूहिक चेतना से उत्पन्न, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत मनोविज्ञान प्रधारित, और ऑप्शन डी है व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाला। तो बताइए सामाजिक तत्व की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो मुझे ये भी बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत मनोविज्ञान पर आधारित, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सेशन रीजन क्वेश्चन है। वेबर ने नौकरशाही को एक आदर्श प्रतिरूप, आइडियल टाइप माना। रीजन दिया है आदर्श प्रतिरूप वास्तविकता का शुद्ध और विश्लेषणात्मक रूप होता है।
ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है, और ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका शायद इंग्लिश नहीं टाइप हो पाया है, छूट गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या है। वेबर ने नौकरशाही को एक आदर्श प्रतिरूप माना था क्योंकि आदर्श प्रतिरूप वास्तविकता का शुद्ध और विश्लेषणात्मक रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग चेतना क्लास कॉन्शियसनेस का विकास किससे होता है। ऑप्शन ए शिक्षा एजुकेशन से, ऑप्शन बी धार्मिक उपदेश से, ऑप्शन सी उत्पादन साधनों में अनुभव से, और ऑप्शन डी राजनीतिक प्रचार से। तो बताइए वर्ग चेतना का विकास कैसे होता है कार्ल मार्क्स के अनुसार। साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ये भी बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए या कैसे एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। उत्पादन साधनों में अनुभव, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पार्सन्स के एजिल मॉडल में एल का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए वैधता लेजिटिमेसी, ऑप्शन बी विलंबन प्रतिरूप संरक्षण लेटेंसी पैटर्न मेंटेनेंस, ऑप्शन सी नेतृत्व, और ऑप्शन डी श्रम विभाजन। तो बताइए एल का मतलब क्या होता है जो पार्सन ने एजिल मॉडल दिया था, और साथ ही मुझे पूरा एजिल मॉडल का फुल फॉर्म भी आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो एल मतलब होता है लेटेंसी पैटर्न मेंटेनेंस, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए फॉर क्या होता है, एडेप्टेशन होता है, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं। जी फॉर होता है गोल, जिसे हिंदी में लक्ष्य बोलते हैं। आई फॉर होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जिसे बोला जाता है एकीकरण। और एल फॉर आपको पता चल गया लेटेंसी पैटर्न मेंटेनेंस होता है, विलंबन प्रतिरूपण संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मर्टन के अनुसार अप्रकट कार्य लेटेंट फंक्शन का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए जानबूझकर किए गए परिणाम, ऑप्शन बी अज्ञात अनपेक्षित परिणाम, ऑप्शन सी सामाजिक विघटन, और ऑप्शन डी नैतिक पतन। तो बताइए मर्टन के अनुसार अप्रकट प्रकार लेटेंट फंक्शन का क्या मतलब होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी अज्ञात और अनपेक्षित परिणाम, अनइंटेंडेड और अनरिकॉग्नाइज्ड कॉन्सिक्वेंस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यांत्रिक एकजुटता मैकेनिकल सॉलिडारिटी में कानून का प्रकार कैसा होता है। ऑप्शन ए प्रतिकारात्मक कानून होता है, ऑप्शन बी प्रतिस्थापनात्मक कानून होता है, रेजिस्ट्रेटिव लॉ होता है, ऑप्शन सी संवैधानिक कानून होता है, और ऑप्शन डी अनुबंध कानून होता है। तो बताइए कैसा कानून होता है मैकेनिकल सॉलिडारिटी में। तो इसमें रिप्रेसिव लॉ होता है, प्रतिकारात्मक कानून। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसका मतलब होता है आपके साथ जैसा व्यवहार होता है उस दूसरे के साथ भी वैसा ही व्यवहार होता है, जैसे को तैसा वाला होता है। जैसे किसी ने आपकी आंख फोड़ी तो आप भी उसका आंख फोड़ देंगे, तो ये आपका बराबर हो जाएगा। पर जो सावेवी एकजुटता होती है उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें अगर आपने किसी को आंख फोड़ी या किसी को मारा पीटा तो उसके लिए आपको दंड दिया जाता है, पर उतना खतरनाक दंड नहीं दिया जाता है। आपको पैसे ले लिया जाएगा या आपको जेल हो जाएगी, ऐसा प्रकार का दंड दिया जाता है साबेवी एकजुटता में। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।